हेलो एवरीवन। आज से हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो रहेगी वेरिस्टास प्रिपरेशन थ्योरम। तो वेरिस्टास थ्योरम करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स जो हमारी यूज होंगे उसमें सबसे पहले वो करेंगे। फर्स्ट है आपकी इंटीग्रल फंक्शन। इंटीग्रल फंक्शन इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन विच इज रेगुलर इन एवरी फाइनाइट रीजन ऑफ द जेड प्लेन इज कॉल्ड इंटीग्रल फंक्शन। फंक्शन विच इज regular in every finite region of z plane is called an integral function। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या होगा आपका इंटीग्रल फंक्शन। अगर अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रल फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन हैविंग नो सिंगुलैरिटी एक्सेप्ट एट इंफिनिटी। इंटीग्रल फंक्शन, in other word you can say integral function is an analytic function, it's an analytic function having no singularity except at infinity। सो कोई भी पॉइंट आपका सिंगुलरिटी कब बनता है? जेड नोट इज ए पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड नोट, नॉट एनालिटिक एट जेड नोट। तो हम जेड नोट को क्या बोलेंगे? जेड नोट इज ए पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी फॉर द गिवन फंक्शन एफ जेड। सो इंटीग्रल फंक्शन हैविंग इंटीग्रल फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन having no singularity except at infinity। मीन्स अगर पॉइंट इन्फिनिटी एक्सटेंडेड प्लेन में हम क्या करते हैं? एक तो हमारे पास होता है सी, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक हमारे पास होता है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसको हम बोलते हैं सी यूनियन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हम उसमें क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में फंक्शन के पास सिंगुलरिटी होगी तो सिर्फ हो सकता है इन्फिनिटी पे हो या ना हो, तो उस केस में हम फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल फंक्शन। सो अगर डेफिनेशन से देखो ये तो वेरी क्लियर है कि फंक्शन क्या होगा? एंटायर फंक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो दिस इज एंटायर फंक्शन। सो एंटायर फंक्शन इन सी, एंटायर फंक्शन मीन्स एनालिटिक ओवर द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? ई की पावर जेड, कॉन्स्टेंट, पोलिनोमियल, साइन जेड, कोस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल हैं एंटायर फंक्शन के। ये सभी क्या है आपके? एंटायर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। इसमें अब हमें क्या करना है कि वेरिस्टास प्रिपरेशन थ्योरम में हमें क्या करना होता है कि जो गिवन जीरोज होती है ना फंक्शंस की, तो फंक्शन को हमने क्या करना होता है? एज ए इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो वही हम ट्राई करेंगे। हमारा जो एक फंक्शन है पी जेड पोलिनोमियल, ये क्या है? इंटीग्रल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल के में क्या होता है? इफ वी हैव पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ए नोट ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए एन जेड एन, then this polynomial has n root in the complex plane। polynomial of degree n has n root in the complex plane, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो क्या है? क्लोज्ड है। मीन्स हमें फर्दर एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन अगर हमें दी जाएगी तो उसके सभी रूट हमें किस में मिल जाएंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कि गिवन फॉर ए गिवन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इट हैज एन रूट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो पोलिनोमियल के पास मान लीजिए ये हमारी पोलिनोमियल है पी जेड, तो पी जेड के पास क्या है? पी जेड हैज एन जीरोस एट जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एन।
अगर पॉलिनोमियल के पास क्या है, n जीरो है, ऑब्वियसली ये सभी किस में आएंगी, सी कॉम्प्लेक्स प्लेन में आएंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। सो पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, p कैन बी रिटन एज z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3 अप टू शो z माइनस zn। तो इस तरह से मान लीजिए ये है हमारा z स्क्वायर माइनस वन, इसके हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल, इसके रूट कितने हैं, प्लस माइनस वन, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना z माइनस वन इंटू जेड प्लस वन, इसी वजह से तो लिखा जाता है। तो जो भी हमारी पॉलिनोमियल जो भी जीरोस थी उनके फॉर्म में हमने किसको रिप्रेजेंट कर लिया, पी जेड को। अब हमें क्या करना है, पी जेड इज इक्वल टू माइनस z1 माइनस z2, हर फैक्टर से मीन्स माइनस z1, इस तरह से कॉमन हम ले लेंगे। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, वन माइनस जेड अपॉन z1, वन माइनस जेड अपॉन z2 अप टू शोन वन माइनस जेड अपॉन zn। इस तरह से हमारी ये प्रोडक्ट बनेगी। अब अगर मैं पी जीरो लूँ तो पी जीरो क्या आएगा हमारा, माइनस z1 माइनस z3 माइनस zn। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, पी जीरो वन माइनस जेड अपॉन z1, वन माइनस जेड अपॉन z2, वन माइनस जेड अपॉन zn। तो पी जेड को पॉलिनोमियल का हमने किस फॉर्म में लिख दिया, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फाइनाइट नंबर, दैट इज पी जीरो इंटू वन अपॉन z1, वन अपॉन z2 अप टू शोन वन अपॉन z माइनस जेड अपॉन zn। तो अब हमारे इससे हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल फंक्शन है विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो, तो उस फंक्शन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल के केस में हो गया। और फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो होंगे तो भी हम इस तरह से किसी भी इंटायर फंक्शन को या इंटीग्रल फंक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जो मेन इश्यू है वो ये है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल फंक्शन है विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज़, अगर उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो है तो हम उसको इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वेरस्ट्रास थ्योरम की। तो फाइनाइट के केस में तो हमारे इजीली हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी इंटीग्रल फंक्शन, क्योंकि अगर इंटीग्रल फंक्शन के पास क्या हो सकती है, इंटीग्रल फंक्शन है उनमें है नो जीरो, इनफाइनाइट जीरो, फाइनाइट जीरो। नो जीरो का अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हमारे पास है e की पावर z इज एन एंटायर फंक्शन इन C, और यू कैन से दिस इज एन इंटीग्रल फंक्शन विद नो जीरो। एंड पोलिनोमियल फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, बिकॉज पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमेशा फाइनाइट, तो फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो इज इन C। नाउ साइन z एंड कोस z, these are also the integral function and they have infinite number of zeros। सो पॉसिबिलिटी तो है हमारे पास कि इंटीग्रल फंक्शन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो हो सकती है। तो इसी को सोल्व करने के लिए कि अगर फंक्शन इंटीग्रल फंक्शन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो हैं तो इस फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो वो हमें पता चलता है किससे, वेरस्ट्रास थ्योरम से। सो नेक्स्ट है हमारा एक थ्योरम है, थ्योरम क्या बोलते हैं आपके पास है कि द मोस्ट जनरल इंटीग्रल फंक्शन, अगर कोई भी इंटीग्रल फंक्शन आपको गिवन है, कंडीशन है विद नो जीरो, दैट इज इंटीग्रल फंक्शन हैज नो जीरो, देन इट इज, तो अगर कोई इंटीग्रल फंक्शन है कि इसके पास कोई भी जीरो नहीं है तो उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, e की पावर जी जेड। मान लीजिए एफ जेड कोई भी फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन होना चाहिए, इंटीग्रल फंक्शन प्लस इट हैज़ नो जीरो। तो दो कंडीशन हमारी एफ जेड के पास होगी, इंटीग्रल फंक्शन होगा एंड इट हैज़ नो जीरो। तो ये एफ जेड इस फॉर्म में, एफ जेड को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड एंड हेयर दिस जी जेड इज इंटीग्रल फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इंटीग्रल फंक्शन आपके पास होगा एफ जेड विद नो जीरो, देन दिस फंक्शन हैज़ द फॉर्म और इट कैन बी रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म e टू द पावर जी जेड एंड जी जेड इज आल्सो एन इंटीग्रल फंक्शन। सो प्रूफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ जेड आपके पास क्या है, एफ जेड इज एन इंटीग्रल फंक्शन विद नो जीरो, दिस implies एफ डैश जेड इज आल्सो एन इंटीग्रल फंक्शन। So f dash z upon f z is a well defined function।
ये क्या हो जाएगा आपका वेल डिफाइंड फंक्शन है। ये क्यों है वेल डिफाइंड? क्योंकि जो एफ जेड है आपके पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है हमारा, जो भी टर्म होती है वो हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। और हमें पता है कि एफ जेड के पास कोई भी जीरो नहीं है, इट हैज़ नो जीरो, मीन्स एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी जेड। इसी एफ जेड हैज़ नो जीरो, इसका मतलब ये है ना कि एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी जेड इन सी। So this term, yeah, this construction is well defined. So we can write as, let fz is equal to integration from z naught to z f dash z upon fz। तो हमने क्या किया कि किसी ये लाइन इंटीग्रल लिया अलोंग द पाथ विच ज्वाइन द पॉइंट फिक्स पॉइंट z naught टू z। तो उस को हमने क्या नाम दे दिया, कैपिटल एफ जेड। सो दिस इंटीग्रल इज log एफ जेड, z naught to z1। So log f z1 minus log f is z is not fixed. This is variable. This point is fixed. So this is z, not z1. So fz minus log of f z naught. So हमारे पास क्या आ गया, एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास आ गया log एफ जेड minus log of f small f z naught. So this can be written as like f log f z is equal to capital F z plus log of small f z naught. Now f z is equal to e to the power f z plus log of f z naught. So this is equal to e to the power g z. अब ये क्या है, आपकी कोई भी फिक्स नंबर है, f की वैल्यू z नॉट पे, देन वी हैव टू टेक log. सो दिस इज अ फिक्स क्वांटिटी एंड दिस फंक्शन इज एन इंटीग्रल फंक्शन. व्हाई? बिकॉज दिस क्वांटिटी इज इंटीग्रल फंक्शन. सो एफ जेड कैन बी रिटन एज e टू द पावर जी जेड एंड जी जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ जेड प्लस log एफ जेड. सो कोई भी इंटीग्रल फंक्शन था हमारे पास जिसके पास कोई भी जीरो नहीं थी, तो उसकी फॉर्म किस टाइप की होगी, इस फॉर्म का होगा वो e टू द पावर जी जेड. तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शन विद गिवन नंबर ऑफ विद गिवन जीरोस. मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, एफ जेड इज एन इंटीग्रल फंक्शन विद जीरोस एट z1 z2 अप टू so on zn. मीन्स कोई भी फंक्शन इंटीग्रल फंक्शन है विच हैज़ n जीरो एट द पॉइंट z1 z2 zn. सो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक फंक्शन हम बनाएंगे एच जेड. किस तरह से, एफ जेड अपॉन जेड माइनस z1 जेड माइनस z2 जेड माइनस z3 जेड माइनस zn. अब जो हमारा गिवन एफ जेड है उसके पास n जीरोज हैं. इसका मतलब ये फंक्शन किस टाइप का होगा, एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस z1 जेड माइनस z2 जेड माइनस zn एंड सम फंक्शन जी जेड फंक्शन जो होगा जी एट जेड आई नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n. सो ये एफ जेड इस फॉर्म का होगा. तो ये सारे डिनोमिनेटर वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी, एक फंक्शन बचेगा आपका जी जेड, और इस जी जेड के पास इन पॉइंट्स पे कोई भी जीरो नहीं होगी. ठीक है. तो अब जो एच जेड फंक्शन बना हमारे पास, एच जेड इज वेरी क्लियर. जो एच जेड है वो क्या होगा आपका, एच जेड इज इंटीग्रल फंक्शन विद नो जीरो. सो कहने का मतलब है कि एफ जेड अगर आपको इंटीग्रल फंक्शन गिवन है और कुछ जीरोज उसकी गिवन है, तो एफ जेड डिवाइडेड बाई दिस टर्म जीरोज जेड माइनस जेड एन जेड माइनस जेड टू, अगर हम इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे तो जो न्यू फंक्शन हमारा जेड बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रल फंक्शन बनेगा विद नो जीरो. बिकॉज एफ जेड है जीरो एट जेड माइनस जेड वन. सो एक फैक्टर आपका बाहर आएगा जेड माइनस जेड वन, ये कैंसिल हो जाएगा. सो एच जेड हैज़ नो जीरो एट जेड वन. सिमिलरली एच जेड हैज़ नो जीरो एट जेड टू जेड थ्री एंड जेड एन. सो एच जेड जो फाइनली हमारा फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रल फंक्शन विद नो जीरो. एंड बाय द प्रीवियस थ्योरम हमें क्या पता कि कोई भी इंटीग्रल फंक्शन विद नो जीरो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ए की पावर जी जेड. तो ये जो फंक्शन हमारा आया एच जेड, और यू कैन से एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड वन
अप टू सन जेड माइनस जेड एन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ई टू द पावर जेड, ई जेड। सो अगर कोई भी फंक्शन आपको विद सम नंबर ऑफ जीरोज गिवन है तो आप इस तरह से उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रल फंक्शन में जिसके पास कोई जीरो नहीं होगी, देन हम अप्लाई करेंगे ये थ्योरम, तो वो इस तरह से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो अब जो विल्सन्स थ्योरम है वो आती है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज गिवन है तो हम इंटीग्रल फंक्शन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो है, तो हम उसको इस फॉर्म में किस तरह लिखें, ई टू द पावर जी जेड में। ये पर्पज है, ये मोटिव है विस्टास थ्योरम को पढ़ने का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है विस्टास प्राइमरी फैक्टर। कुछ फैक्टर्स हैं वो आपको याद करने हैं। विस्टास प्राइमरी फैक्टर, तो फर्स्ट है ई जेड जीरो। ई जेड जीरो का मतलब है 1 माइनस जेड ई टू द पावर जीरो जेड। ई जेड वन का जो मीनिंग है वो है 1 माइनस जेड ए टू द पावर 1 इंटू जेड। ई जेड टू मीन्स 1 माइनस जेड अपॉन ई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। Similarly, e to e z p, this is 1 minus z e to the power z plus z square by 2 plus z cube by 3 up to shown z p upon p. This p should be greater than 0. So ये है आपके विस्टास प्राइमरी फैक्टर। अब हर प्राइमरी फैक्टर के पास क्या है, z इज इक्वल टू 1 पे क्या है, सिंपल जीरो, बिकॉज यहाँ से तो कोई फैक्टर आने वाला नहीं है क्योंकि ई की पावर जेड क्या होता है आपका, नॉन जीरो होता है फॉर एवरी जेड। सो हर जो प्राइमरी फैक्टर है उसके पास क्या है, सिंपल जीरो है एट जेड इज इक्वल टू 1। नाउ अब दो एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे जो कि थ्योरम में हम बार बार यूज़ करेंगे, तो हम उनको पहले ड्राइव कर लेते हैं। फर्स्ट हमें करना है log ऑफ ई जेड पी फॉर मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1, एंड द सेकेंड केस में हमने करना है फॉर मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1/2, राइट। सो जैसा हमें पता है कि 1 माइनस जेड द इनवर्स क्या होता है आपके पास, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस अप टू सोन जेड एन एंड दिस। सो ये क्या होता है आपका मोड जेड प्लस, ये क्या होता है आपका, ये वैलिड कब होता है आपका, जब मोड जेड क्या हो, लेस देन 1। सो हम डिस्कस किस में कर रहे हैं, लेस देन 1 में। सो दिस इज वेल डिफाइंड। सो वी कैन राइट 1 माइनस जेड द इनवर्स 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब लाइक दिस। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एन। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, we get log of 1 minus z and integration of this is z plus z square by 2 plus z cube by 3 plus z 4/4 इस तरह से, and this is the integration of 1 upon 1 minus z, so in negative sign is comes out. So log of 1 upon 1 minus z is equal to minus z square by 2 minus z cube by 3 minus z 4/4। ये हमारी आइडेंटिटी होती है ये वाली। सो ये डिफाइन आपका कब होता है, जब मोड जेड लेस देन 1 हो, तो हम इसको, ये एक्सपेंशन होगा आपका, इसका एक्सपेंशन होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। अब हमने वैल्यू निकालनी थी log 1 माइनस जेड की, तो हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। सो हमें वैल्यू मिल गई log ऑफ 1 माइनस जेड की। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू चाहिए ई टू द पावर जेड पी। ई टू द पावर जेड पी हमारा क्या होता है, 1 माइनस जेड ई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड 4/4 अप टू शोन जेड पी अपॉन पी एंड दिस पी इज ग्रेटर देन 0। हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, log ऑफ 1 माइनस जेड की। log ऑफ 1 माइनस जेड हमारा क्या है, माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2 minus z cube by 3 minus z 4/4 like this. So this quantity can be written as e to the power zp, e log of
1 माइनस जेड प्लस जेड प्लस में जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 टू सो ऑन जेड पी अपॉन पी। सो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, जैसे कि आप ये देखिए log ऑफ ए प्लस बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई ऑफ log ए इंटू ई टू द पावर बी। तो ये आपका कैंसिल होगा, ई टू द पावर बी। सो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नाउ ई टू द पावर log 1 माइनस जेड हमें क्या पता है, माइनस जेड स्केयर बाई 2 माइनस जेड क्यूब बाई 3। ये आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है इसमें। सो आफ्टर वन स्टेज हमें क्या मिलेगा, जेड पी अपॉन पी, देन जेड पी प्लस 1 अपॉन जेड पी प्लस 1 माइनस जेड पी प्लस 2 अपॉन पी प्लस 2 and up to shown like this, and then plus minus z plus z square by 2 plus z cube by 3, और ये क्वांटिटी आपकी क्या है, अप टू जेड पी अपॉन पी। सो ये सारी टर्म जो जेड पी अपॉन पी से पहले वाली थी वो सभी क्या हो जाएंगी, आपकी कैंसिल हो जाएंगी। सो आपके पास बचेगा माइनस जेड पी प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1 माइनस जेड पी प्लस 2 अपॉन पी प्लस 2 माइनस। सो दिस इज your EZP. Now we can take logarithm both side. So log of EZP is equal to minus ZP plus 1 upon P plus 1 minus ZP plus 2 upon P plus 2. So इस आइडेंटिटी को या इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ से बोल देंगे कि ये वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है। अब सेकंड आपको करना है log of EZP फॉर मोड जेड लेस देन 1/2। ये आपको खुद करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी।